शुरू करते हैं दोस्तों विश्व के बाज़ारों की स्थिति के साथ। आज के दिन भी हमें गिरावट देखने को मिली है। वर्ल्ड के लगभग सारे इंडाइसेस में निफ्टी मिड कैप में हम देख सकते हैं कि लगभग 1.5% की गिरावट है, जबकि हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी 1.29% की गिरावट है। निफ्टी में भी 1.39% की गिरावट आज के दिन हमें देखने को मिली। इसी प्रकार सेंसेक्स में भी 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों नैस्डैक भी कुछ नेगेटिव रहा। डाउ जोन्स में हालांकि एक हल्की सी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव बना हुआ है दोस्तों। अगर हम डैक्स की बात करें और यूके 100 की बात करें तो वहां पे भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट का कारण दोस्तों हम जानते ही हैं, और वो ये है दोस्तों कि युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो देशों का युद्ध अब और बड़ा होता ही चला जा रहा है। कई सारे देशों के इसमें अपनी पोजीशंस के साथ युद्ध में शामिल होने की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। गाजा में फिलहाल इजरायली आर्मी ने अपने टारगेटेड रेड्स किए हैं अपने टैंकों के जरिए, जिसकी वजह से और सारी कैजुअलिटीज की सूचनाएं देखने को मिल रही हैं। साथ ही यूएन की चिंता भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कैजुअलिटीज की संख्या 7028 से ऊपर हो चुकी है गाजा में पिछले 24 घंटे में, और इस तरीके से नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि नुकसान दोनों ही देशों का हो रहा है और साथ ही साथ विश्व के बाजार का भी फिलहाल नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये युद्ध कब तक चलेगा इसकी आशंका तो दोस्तों अभी नहीं बताई जा सकती, लेकिन निकट भविष्य में ये समाप्त होता हुआ या इसमें रुकावट आती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है, और इसी की वजह से हमें बाजार में भी बहुत तेज गिरावट लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों कनाडा और इंडिया के रिश्तों में कुछ सुधार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक व्यक्ति की, जो कि कनाडा के एक नागरिक थे, उनकी हत्या हो गई थी, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के बीच कुछ रिश्तों में तनाव चल रहा था। इसकी वजह से भारत और कनाडा के बीच वीजा में रुकावट डाल दी गई थी। भारत के कमीशन ने उस पर रोक लगा दी थी, जिसको फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। कुछ चुनी हुई कैटेगरीज के लिए अब कनाडा के वीजा लोगों के पास उपलब्ध हो सकते हैं, जिसमें एंट्री वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा ही फिलहाल कनाडा जाने के लिए भारत के लोगों के लिए उपलब्ध होगा। अगली खबर में दोस्तों टेक महिंद्रा के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है मर्जर की, जिसमें टेक महिंद्रा अपनी 3 सब्सिडरीज को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर समाहित कर लेंगे, और ये तीनों कंपनियां अब अलग अलग नहीं मानी जाएंगी, बल्कि एक कंपनी टेक महिंद्रा के तौर पर जानी जाएंगी। इन कंपनीज का नाम है पेरिगॉड मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पेरिगॉड डेटा सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और टेक महिंद्रा सीरियम प्राइवेट लिमिटेड। ये तीनों ही कंपनियां पहले से टेक महिंद्रा की पूरी फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरीज थी, यानी कि इनके ज्यादातर स्टेक्स यानी डिसीजन मेकिंग स्टेक्स पहले से ही टेक महिंद्रा के पास थे। अब इनको ये मर्ज करके अपने अंदर समाहित करने जा रही हैं। बात करें रिजल्ट की दोस्तों, तो कल के दिन ही टेक महिंद्रा के रिजल्ट आए थे, जो कि कुछ खास अच्छे नहीं थे। मार्केट की परफॉर्मेंस इनकी अच्छी नहीं थी, और साथ ही साथ आज के दिन हमें इनके स्टॉक्स में थोड़ी सी ज्यादा यानी कि लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट का कारण कुछ छुपा हुआ नहीं है। कल के दिन हमने डिटेल्ड रिपोर्ट इनकी जो प्रॉफिट की Q2 के रिजल्ट्स थे उनके एनालिसिस के साथ अपने चैनल पे शेयर की थी दोस्तों, और कहीं ना कहीं मार्केट के एक बियरिश सेंटिमेंट की वजह से भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही हो सकती है। फिलहाल मर्जर के बाद क्या कंपनी की परफॉर्मेंस और उनके स्टॉक्स के प्राइसेस में कोई उछाल या सुधार देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात। अगली खबर में दोस्तों एक बहुत ही अच्छा बाईबैक आ रहा है सोमनी सेरेमिक्स में। सोमनी सेरेमिक्स के बोर्ड ने 125 करोड़ रुपए के शेयर्स का बाईबैक करने की घोषणा कर दी है। ये शेयर्स मार्केट प्राइस के जो पिछला लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा है उससे 26% के प्रीमियम पर बाई किए जाएंगे। 850 रुपए पर इक्विटी शेयर का कीमत तय किया गया है फिलहाल इस बल्क बाईबैक के लिए। बाईबैक से संबंधित एक चीज हम पहले से जानते हैं दोस्तों कि जब भी बाईबैक का प्राइस मार्केट प्राइस के ऊपर होता है तो स्टॉक का प्राइस भी किसी तरीके से उस प्राइस तक जाने की कोशिश में ऊपर की तरफ चलने लग जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमें चार्ट में भी दिखाई दे रहा है कि खबर के आने के बाद 662 रुपए से लेकर के 688 रुपए तक की एक मजबूत बढ़त हमें देखने को मिली। हालांकि कुछ समय के बाद मार्केट के डाउनवर्ड सेंटिमेंट की वजह से स्टॉक हमें 2.25% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देता हुआ मिला। तो इस तरीके से अगर इस बाईबैक का लाभ उठाने का किसी का इंटेंशन हो तो वो यहाँ पर एक मौका देख सकते हैं। अगर हम 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, 100% के आसपास का रिटर्न है, लेकिन एक महीने में हमें 4% की गिरावट, जबकि एक साल में 20% के आसपास की बढ़त स्टॉक ने करके दिखाई है। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म करने वाली लग रही है। बाईबैक का जो एक मौका बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं अगर कोई ट्रेडर्स इंटरेस्टेड हो तो वो यहाँ पे अपना देख सकते हैं।
अगली खबर में दोस्तों ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ को 100 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिल गया है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और इस खबर के आने के बाद स्टॉक में हमें अपर सर्किट लगती हुई दिखाई दी, यानी कि 5% के साथ स्टॉक में आज के दिन बढ़त देखने को मिली। गिरते बाजार के सेंटिमेंट के बावजूद बड़े ऑर्डर्स मिलने की वजह से कंपनी के स्टॉक में अप्रत्याशित तेजी तो की ही जा सकती थी उसकी उम्मीद। अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो पिछले कुछ महीनों से जब से ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ के ड्रोन सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, तब से इसमें हमें लगातार बढ़त देखने को मिली है। स्टॉक की परफॉर्मेंस को अगर देखें दोस्तों, तो जून-जुलाई में ये स्टॉक ₹400 के आसपास ट्रेड करता था और उसके पहले 3 साढ़े ₹300 के आसपास था, जो कि बढ़ते-बढ़ते ड्रोन सेक्टर के प्रमोशन की वजह से तकरीबन ₹880 तक पहुँच चुका था। लेकिन फिलहाल मार्केट की गिरावट के सेंटिमेंट की वजह से हमें यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन फिर इस ऑर्डर की खबर की वजह से एक बूस्ट आ चुका है। क्या इस अपर सर्किट के बाद कल भी स्टॉक में बढ़त देखने को मिलेगी? ये तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल ये स्टॉक एक बहुत ही स्मॉल कैप 5,500 या 6,000 करोड़ रुपए की एक स्मॉल कैप स्टॉक माना जा रहा है, तो यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर इस खबर को देख करके आपको इन्वेस्टिंग अपॉर्च्युनिटीज़ देखना चाहते हैं, तो संभल कर चलें क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज़ में प्रॉफिट जितना अच्छा होता है, जितनी अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है, उतनी ही तेज़ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अगली खबर में एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि एक संस्था है जो भारत में काम करने वाली कंपनीज के काम के तरीकों पर निगरानी रखती है और साथ ही उन्हें भारत के कानून के हिसाब से काम करने की गाइडेंस भी देती रहती है। इसने बजाज हिंदुस्तान के खिलाफ एक इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स यानी कि इस कोर्ट में कर रखा था, जिस पे सुनवाई चल रही थी। फिलहाल सेबी ने ये डिसीजन लिया है कि इस इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन को बजाज हिंदुस्तान की तरफ से जो किया गया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि बजाज हिंदुस्तान को थोड़ी-सी रियायत या यूँ कह लें कि उनको मोहलत दी जाएगी अपने काम को और बेहतर करने की। और इसी खबर के साथ हम देख सकते हैं कि आज के दिन गिरते हुए बाज़ार में भी बजाज हिंदुस्तान के स्टॉक में हमें 9% की तेज़ी देखने को मिली। क्या ये स्टॉक और अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएगा या नहीं? ये तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल अगर हम 1 साल के चार्ट को देखें, तो हम जानते हैं कि बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो एथेनॉल प्रोडक्शन में भी काम करता है और एथेनॉल दोस्तों G20 समिट के बाद से जब से भारत ने बायोफ्यूल अलायंस का एक आह्वान पूरी दुनिया से किया था, उसके बाद से ही हम देख सकते हैं कि ₹16 के आसपास का ट्रेड करने वाला ये स्टॉक बढ़ते-बढ़ते ₹26 तक चला जा चुका था, ₹29 तक एक्चुअली चला गया था। वहाँ से अभी फिलहाल मार्केट के गिरावट की वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला था और इस खबर के आने के बाद बजाज हिंदुस्तान में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या बायोफ्यूल की जो बढ़ती हुई एक आशंकाएँ हैं कि उसका बाज़ार और बढ़ेगा, उसकी वजह से हमें ये स्टॉक और रिकवर करता हुआ दिखाई देता है या नहीं? फिलहाल अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या इन्वेस्टेड हैं, तो चिंता की बात जो थी, वो अब कहीं न कहीं टलती हुई नज़र आ रही है। अगली खबर में दोस्तों आज के दिन हमें कैनरा बैंक के भी क्वार्टर 2 के अर्निंग के रिजल्ट आते हुए मिले। अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो पिछले साल के इसी क्वार्टर की तुलना में कंपनी ने 42.8% ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम्स में अगर देखा जाए तो 19.8% की बढ़त कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में करके दिखाई है। अगर एस्टिमेट्स से तुलना करें तो एस्टिमेट्स इस क्वार्टर के लिए थे 3,476 करोड़ के, जिसको बीट करते हुए 3,606 करोड़ बनाए हैं, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम्स के अगर एस्टिमेट्स की बात करें दोस्तों तो कंपनी ने 3,606 करोड़ का प्रॉफिट बना करके अपने एस्टिमेट्स को 3.7% से बीट किया है, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम्स में कंपनी ने 8,903 करोड़ रुपए कमा करके अपने एस्टिमेट्स को 2.1% से बीट किया है। बैंकिंग सेक्टर है तो एनपीए तो हमें देखना ही होगा। ग्रॉस एनपीए में भी हम देख सकते हैं दोस्तों कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.9% की कमी हमें इस बैंक में आते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ नेट एनपीए में भी हमें 6.7% की कमी आते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पॉजिटिव संकेत है। ग्रॉस एनपीए के परसेंटेज की अगर बात करें तो 4.76% पर रहा, जिसमें हमें 39 बीपीएस की कमी आते हुए दिखाई दी है और नेट एनपीए के परसेंटेज में हमें 16 बीपीएस की कमी आते हुए दिखाई दी है। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की रिपोर्ट में भी हमें पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है।
रिपोर्ट के आने के बाद आज के दिन कैनरा बैंक के स्टॉक में हमें 1.77% की तेजी देखने को मिली। हालांकि गिरावट के इस माहौल में इतनी तेजी को बनाए रखना एक अच्छी बात मानी जाती है। पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो सिर्फ 47% का रिटर्न ही ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दे पाया है। 1 साल की परफॉर्मेंस 24% से हमें बढ़ी हुई दिखाई देती है। लंबी दौड़ में ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि है तो ये एक पीएसयू, एक सरकारी बैंक, और सरकारी कंपनियों के साथ एक दिक्कत है दोस्तों, बड़े इन्वेस्टर्स उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सरकार की कार्यवाही और पॉलिसीज़ की वजह से और कहीं न कहीं सरकार के बदलते रहने की वजह से भी उनकी परफॉर्मेंस रैंडम रहती है, उसमें जो जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार नहीं रहती है। तो इसमें यही स्थिति कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल अच्छे प्रॉफिट्स की वजह से क्या बढ़त बरकरार रहेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर में दोस्तों हमारे पास एसीसी के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो एस्टिमेट्स के हिसाब से कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स के जो एस्टिमेट्स थे उनको 1.3% से मिस किया है और 384 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा है। रेवेन्यू में 4,435 करोड़ रुपए कमा करके कंपनी ने अपने एस्टिमेट्स को 2.5% से मिस कर दिया है। जबकि ईबिटडा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन में 549 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि एस्टिमेट से 17% कम है। तो इन तीनों जगहों पर हम देख सकते हैं कि कंपनी अपने एस्टिमेट्स को मिस कर चुकी है। मार्जिन में भी हमें 230 बीपीएस से एक मिस दिखाई देता है। तो चारों ही पैरामीटर्स पर हमें एस्टिमेट्स मिस होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम पिछले साल के इसी क्वार्टर के परफॉर्मेंस से कंपेयर करें, तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी ने 87 करोड़ रुपए का लॉस किया था, जिसको इस साल प्रॉफिट में बदल के दिखाया है। तो बहुत ही अच्छी इसमें बढ़त देखने को मिली है। जबकि रेवेन्यूज में भी हमें 11% की बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि यहाँ मिस्टेक से क्यू ऑन क्यू लिखा हुआ है दोस्तों, उसको इग्नोर कर दें। अगर हम बात करें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन की, तो वहाँ पे भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले साल की इसी क्वार्टर में कंपनी की जो अर्निंग बिफोर आईटीडीए थे वो 16 करोड़ रुपए के थे, जो कि अब की साल बढ़ के 550 करोड़ रुपए के आसपास हो चुके हैं। मार्जिन्स में भी कंपनी ने अब 1200 बीपीएस की बढ़त करके दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर तेजी तो दिख रही है, लेकिन एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस कर दिया है। इसकी वजह से थोड़ा बहुत इसमें अभी नेगेटिविटी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि खबर के आने के बाद हम देख सकते हैं कि आज के दिन स्टॉक के प्राइस में 1.16% की बढ़त देखने को मिली। अगली खबर में दोस्तों भारत की केमिकल सेक्टर और पेंट सेक्टर की एक ब्लू चिप दिग्गज कंपनी एशियन पेंट्स के भी क्वार्टर 2 के अर्निंग्स हमारे पास आ चुके हैं। और अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की, तो 1232 करोड़ रुपए के क्वार्टर 2 के प्रॉफिट्स के साथ कंपनी ने अपने एस्टिमेट्स को 0.2% से बीट किया है। जबकि रेवेन्यूज में 8,479 करोड़ रुपए के साथ कंपनी अपने एस्टिमेट्स को 4.7% से मिस कर चुकी है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में कंपनी ने 1717 करोड़ रुपए बनाए और एस्टिमेट्स को 4.6% से मिस कर दिया। जबकि मार्जिन्स में 20% की मार्जिन के साथ कंपनी अपने एस्टिमेट्स को बीट कर चुकी है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि प्रॉफिट्स में तो एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट किया है, लेकिन बाकी पैरामीटर्स पर उतनी खरी उतरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पिछले साल के इसी क्वार्टर से अगर तुलना करें, तो 803 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स के सामने कंपनी ने 53% की ग्रोथ करके दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू में 0.3% की बढ़त करके दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जबकि अर्निंग बिफोर आईटीडीए में 40% की बढ़त करके कंपनी ने दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्जिन में भी 580 बीपीएस की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हर जगह ग्रीनरी है, हरियाली है। एशियन पेंट्स एक बहुत ही जाना माना नाम है दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप ब्लू चिप सेफ इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है। बात करें इनके मार्केट कैप की दोस्तों, तो 2,94,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का 61 के पीई रेशियो के सामने कंपनी का पीई रेशियो 63.5 है, जो कि इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं बेहतर है। डेप्ट इक्विटी के मामले में कंपनी के पास बहुत मामूली सी डेप्ट है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहा जा सकता है कि ये अपने सेक्टर में जो 2-3 लीडर्स हैं उनमें से एक है। एक साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए, तो कंपनी फिलहाल अच्छे करेक्शन में हमें दिखाई दे रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम बात करें 6 महीने की परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो 6 महीने में हमें 1% की ही बढ़त दिखाई देती है। लेकिन एक साल के चार्ट को थोड़ा-सा ठीक से देखते हैं अगर, तो ₹2700 से लेकर के तकरीबन 35-3600 रुपए तक की बढ़त कंपनी ने 3 महीने में ही करके दिखाई है। तो इस तरह का बड़ा मोमेंट भी इस ब्लू चिप कंपनी में आ सकता है। इस तरह के
मोमेंट को कैप्चर तभी किया जा सकता है जब हम ब्लू चिप कंपनीज़ में सही टाइम पे और सही प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिलहाल अगर आज के 1 दिन की बात करें तो 1 दिन में कंपनी में हमें 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, जो कि कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि मार्केट को इनके रिज़ल्ट्स पसंद नहीं आए। लेकिन इन्वेस्टिंग की जगहें वहीं बनती हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन किसी किसी कारण से चाहे इंटरनेशनल सेंटिमेंट की वजह से या किसी दूसरे कारण से उसकी परफॉर्मेंस टेम्परेरीली थोड़ी बहुत कमज़ोर हो जाए। तो जब भी किसी कंपनी में टेम्परेरीली कोई ऐसी दिक्कत देखने को मिले और वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तो वहाँ पर इन्वेस्टिंग के मौके बनते हैं, जो कि हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं। फिलहाल अगर रेवेन्यूज़ की बात करें दोस्तों, तो ईयरली बेसिस में हम रेवेन्यूज़ में एक कांस्टेंट अच्छी बढ़त देख देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम प्रॉफिट्स में देखें, तो प्रॉफिट्स में भी हमें लगभग ऐसी ही कंसिस्टेंसी दिखाई देती है। तो कंपनी की प्रॉफिट्स की कंसिस्टेंसी और रेवेन्यूज़ की कंसिस्टेंसी इस बात का प्रूफ है कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। बात करें इन्वेस्टिंग की जगहों की दोस्तों, तो फिलहाल गिरावट के बाद कंपनी में हमें थोड़ा-सा एक रुकावट भी देखने को मिल सकती है। एक सपोर्ट है ₹2,930 के आसपास, जहाँ पर छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर हम मजबूत सपोर्ट की बात करें तो ₹2702 यानी ₹2,702 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए सेफली इन्वेस्टमेंट करने की कोई जगह है, तो वो यहाँ पर है दोस्तों। ये कंपनी एक बहुत ही मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। कहीं न कहीं अगर बहुत सेफ प्लेयर हो तो उन्हें भी यहाँ पर इन्वेस्टिंग की जगहें देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली खबर में दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमोटर्स ने फिर से ओपन मार्केट में 2 करोड़ शेयर्स खरीद लिए हैं। हालाँकि इसी से जुड़ी हुई खबर हमने आपको कल बताई थी कि कैसे जियो फाइनेंशियल्स के प्रमोटर्स पिछले 2 महीने से अपनी कंपनी के लिस्टिंग के बाद से 6 करोड़ शेयर्स ओपन मार्केट से खरीद करके अपने स्टेक्स को धीरे-धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। आज के दिन कंपनी के प्रमोटर्स ने 2 करोड़ शेयर्स और खरीद के अपनी जो स्टेक है उनको बढ़ा लिया है। प्रमोटर्स लगातार अपनी स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं, इससे एक अंदाज़ा लगता है कि कंपनी के पास कुछ तो बड़े प्लान्स हैं। इन बड़े प्लान्स का पता तो हमें भविष्य में चलेगा, लेकिन फिलहाल एक पॉजिटिविटी की उम्मीद की जा सकती है। ट्रेडिंग भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।